सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात के दौरान और उससे पहले मुसलसल पाकिस्तान तो अफगान तालिबान के सामने एक ही पॉइंट रख रहा है, और वो ये है कि अफगान तालिबान की जो रजीम है वो TTP के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले, सरहद पार उनको कार्रवाइयों से रोके और जो भी दीगर नेटवर्क्स मौजूद हैं दहशत गर्दों के, उनका अफगानिस्तान के अंदर उनका ख़ात्मा किया जाए। लेकिन अफगान वज़ीर दिफ़ा ने मुज़ाकरात से मुतालिक जो वज़ाहती बयान जारी किया है उसमें TTP का नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय तमाम बाकी बातें कह दी गई हैं, और वही बातें हैं जो कमोबेश वो पहले से कहते आए हैं, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मामलात इस नहज तक पहुँचे। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या अफगान तालिबान की जो पॉलिसी है TTP के हवाले से, क्या वो उसमें संजीदा नहीं है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के हवाले से, या एक्शन लेने की सलाहियत नहीं मौजूद है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफ़ा होंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो तालिबान का मौक़िफ़ है उसको देखते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से उनको क्या मुस्तक़बिल नज़र आता है। अब अगर हम इसको लोकल सतह के ऊपर बात करें तो ये मामला भी काफ़ी सियासत ज़दा होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ है। वज़ीर आला आफरीदी ने सूबे में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसका आगाज़ 24 अक्टूबर से हो रहा है, और इस मुहिम के दौरान वो सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान तालिबान और TTP से मुज़ाकरात के हवाले से एक अमन जिरगे का इनेकाद करेंगे। ये एक मौक़िफ़ है जो PTI की तरफ से सूबाई हुक्म से सामने रखा जाता रहा है इससे पहले भी, लेकिन साबिक वज़ीर आला के दौर में मामला इससे आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जो ये पॉलिसी है नए वज़ीर आला की और PTI की, उस पर वफाक बहुत तनकीद कर रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्तेफाक राय के लिए वफाक कुछ करेगा, और PTI की मुमकिना अगर एहतजाजी तहरीक होती है तो उससे निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफ़ा और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले जो मुज़ाकरात का एक अमल चल रहा है इस हवाले से बात करते हैं, जिसका अगला दौर इस्तांबुल में 25 तारीख को होगा। लेकिन अब तक जो बयानात सामने आए हैं अफगान तालिबान की तरफ से, उन्होंने कहीं पर भी इस बात को TTP का नाम लेकर तस्लीम तो नहीं किया कि उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम वो उठाने जा रहे हैं या नहीं। अलबत्ता इन मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान नुमाइंदों की तरफ से सरहद को तस्लीम न करने के बयानात ज़रूर सामने आए, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अमन कायम हो सकेगा इन मुज़ाकरात से, या हमारा इन्हिसार सिर्फ जो ममालिक सालसी करवा रहे हैं कतर और तुर्की, उनके हवाले से ही रहेगा तालिबान से बातचीत में? जी, सबसे पहले तो ये वजाहत करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये नहीं है कि जो वहाँ की इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत है वो कोई सख्त एक्शन ले किसी भी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल ना हो। वो एक्शन लेते हैं, नहीं लेते, बंद करते हैं, लेकिन वहाँ से जो दरअंदाजी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। और यही हम, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाले जो हमारे भाई और बहनें हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनका रोजगार है, उनका कारोबार है। तो लिहाजा वो जो उन्होंने इंटरनल एक्शन लेना है वो उनका काम है, लेकिन उनकी तरफ से हमारे ऊपर जो मुस्तकिल दरअंदाजी हो रही है, और जिस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया उस दिन सैकड़ों दहशतगर्दों ने इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की थी, और तकरीबन 75 को तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने फिर हलाक भी किया था। तो लिहाजा वो मुस्तकिल हम पर हमलावर हैं, और तो ये एक तो हमारी डिमांड ये है उनसे। तो अब वो अपने खुर्रम साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया,
फिर उन बातों को भी पाकिस्तान मद्देनज़र रखकर ये मुतालबा कर रहा है तालिबान से कि जो राय माहिरीन की तरफ से भी बार बार सामने आ रही है कि अफगान तालिबान के अपने खदशात भी हैं कि अगर वो अपने मुल्क में कार्रवाई करते हैं इन तंजीमों के ख़िलाफ़ तो उनके फ़ाइटर्स दाइश में या शुमाली इत्तेहाद में जो दीगर तंजीमें हैं उनके साथ शामिल होकर उनके ख़िलाफ़ ना कार्रवाइयाँ करें, या फिर उन जो अपने नज़रियात हैं उन्होंने साथ मिलकर माजी में वो चले हैं उसी के कैदी हुए हैं, तो इसलिए वो सलाहियत ही नहीं रखते उनके खिलाफ कार्रवाई करने या अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने के हवाले से। जी, मैं इस पे क्या सराही नहीं करना चाहता कि अफगान जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसकी क्या सलाहियत है या नहीं है। ये जरूर वाज़ेह है, दो चीजें वाज़ेह कि एक, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं, एक ही नजरिया है, एक ही सोच है। हम वो नजरिया अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पर रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, लेकिन ये पाकिस्तान इसके अंदर कहां से एंटर हो गया। और क्योंकि अब माजी के बरक्स कोई पर्दा नहीं है, कोई अमेरिका के खिलाफ सरजमीन अपनी सरजमीन को बचाने का पर्दा नहीं है, कोई दीनी जिहाद का पर्दा नहीं है। ये लोग तो सिर्फ बराह रास्त पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के शहरियों पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हैं। तो लिहाजा ये अगर इनका एजेंडा ये है तो फिर पाकिस्तान ने जिस तरह अभी रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देता रहेगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि दो हमसाया ममालिक हैं, हम अमन से रहें और उनके जो भी नजरियात हैं वो अपनी सरजमीन पर उसका प्रचार करें, उसका काम करें। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो बात रियासत पाकिस्तान पहले कहती रही है, पाकिस्तान तो गालिबन टीटीपी से नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की फाइनेंसिंग है, हिंदुस्तान की जो सपोर्ट है। और उसमें पहले जब पाकिस्तान ये बात करता था तो कुछ लोग उस पर जो है वो सवाल उठाते थे, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने पहले बायलैटरल कोशिश की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले गए, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ ले गए, फिर पाकिस्तान ने ट्रायलैटरल कोशिश की, चाइना को उसमें इन्वॉल्व किया, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा। फिर अभी जो है इस हालिया एपिसोड से पहले मल्टीलैटरल कोशिश की गई कि खित्ते के तमाम ममालिक जो थे वो मॉस्को में इकट्ठे हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो नेक्सस या वो गठजोड़ जो पाकिस्तान बहुत अरसे से कह रहा था वो बेनकाब हुआ और अफगानिस्तान के वजीर खारजा सीधा नई दिल्ली तशरीफ ले गए और वहां उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की है। और जो दोबारा ये कहना कि जी अब जो ये बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान एक सक्सेसिव स्टेट है जो उस वक्त बरतानवी रियासत थी, तो लिहाजा उसके जो बॉर्डर्स हैं उसमें तो कोई भाम नहीं है। लेकिन ये अफगान हुकूमत अपने सियासी मकासद की वजह से, कुछ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपने सियासी और मुआशी मकासद की वजह से, जो स्मगलिंग है, मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग हैं, वो सब इसमें इस बॉर्डर को नरम रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं। और ये बात वाज़ेह है कि अब इस बॉर्डर को उसके तकद्दुस कायम करना पाकिस्तान की जो हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स हैं उसमें से एक है। अब खुर्रम साहब, एक सूबाई हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है और वो इसको इस अंदाज में सामने रखते हैं कि एक इत्तेफाक राय लोकल्स के साथ होना चाहिए आगे जो भी होने जा रहा है। वो तालिबान से मुज़ाकरात की भी पीटीआई बात करती है, टीटीपी से भी मुज़ाकरात की बात करती है। सो विफाक को किसी लेवल के ऊपर तो सूबाई हुकूमत को इंक्लूड करना नहीं होगा कि बजाय इसके कि वो इनफरादी तौर पर अपना एक मोमेंटम बना रहे हों और फिर जो भी रियासती फैसला साजी हो उसके ऊपर एक लोकल्स का इत्तेफाक राय ना हो। सबसे पहले तो रियासत या वफाक अफवाज पाकिस्तान वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। हम इंतजार नहीं कर रहे कि कोई हमें आके सैंक्शन करेगा। जो फिर कहूँगा पाकिस्तान में रहने वालों मेरे भाइयों और बहनों की जिंदगियां का तहफ़्फ़ुज़ हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, उसके लिए किसी इजाज़त की जरूरत नहीं, वो हम जारी रखेंगे। और इसलिए आपने देखा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी है। जो हमारी तवक्को थी जो पूरी नहीं हुई बल्कि उसके बरक्स हुआ है कि एक ऐसी जमात जिसकी 13 साल से अब हुकूमत है एक सूबे में, वो उनका ये भी दावा है कि वो नुमाइंदा हुकूमत है। तो फिर अगर वो नुमाइंदा हुकूमत है तो फिर तहरीक तालिबान किस तरह के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो गए, उनसे क्या बात करनी। और ये हमने अगर बार बार जरूर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पहिया दोबारा इजाद करना है, ये पूरा एपिसोड 2013-14 में हो चुका है।
पूरी कोशिश की गई कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के जरिए बात की जाए। तब तो खैर वो बहाना भी था अमरीकी जहाद का और दीनी कोई एक्शन का, अब वो भी नहीं है। तो लिहाजा ये बजाय ये कि ये केस जो है कि दहशतगर्दी से लड़ना है, ये असल में तो खैबर पख्तूनख्वा का केस है। वहां जो है वो दर्जनों शहरी जो है हर महीने, दर्जनों सिपाही जो है हर महीने शहीद होते हैं। तो उनको वफाक से कहना है कि जनाब ये मामला बड़ा संजीदा है, आप हमारी मदद करें, इसको खत्म करें। लेकिन खुरम साहब, जब पीटीआई के दौर में ये पॉलिसी थी कि यहाँ पर तालिबान को बसाया जाए, जिसके ऊपर आप लोग बहुत तनकीद करते हैं, उस वक्त भी बहुत तनकीद की गई थी, उसकी आज वो ओनरशिप नहीं लेते। हालांकि वो उनका खुद का ब्रेन चाइल्ड नज़र आता है, जो एक सिंपति थी दहशतगर्दों के हवाले से, और वो पूरी एक रियासती पॉलिसी थी, प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोग उसके अंदर शामिल थे। लेकिन अब आप लोगों को एतमाद में नहीं लेना चाहिए, बिलखुसूस लोकल्स को, ताकि जो भी कार्रवाई हो उसके ऊपर सवाल ना उठे आइंदा, और आप लोग भी इससे इज़हार लाताल्लुकी ना कर रहे हो। जी, हम बिल्कुल इज़हार लाताल्लुकी नहीं कर रहे, और हर किस्म की अगर वो मुस्बत तजवीज़ लेकर आते हैं तो हम 24 घंटे उनसे गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास कोई बुज़दिलाना मुसालियत के अलावा अगर उनके पास कोई प्रपोजल है तो हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। और ये मैं फिर कहूँगा, यही हमारी तवक्को थी कि ये लोग जो नुमाइंदगी के दावेदार हैं उन इलाकों, वो उन 12 अजला हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जहां खैबर पख्तूनख्वा की रिट नहीं है, वहां आप रात को नहीं जा सकते। आप वहां जो है वहां की जो जिले हुकूमतें हैं और वहां की पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर जेर अताब है दहशतगर्दों के। तो बजाय ये कि ये कोशिश की जाए कि उन 12 अजला में हुकूमत की रिट दोबारा कायम हो, मुज़ाकरात करें। किस चीज पर मुज़ाकरात करेंगे कि जी वो क्या जो है अपनी बंदूकें रख कर जो है वो क्या सूबाई असम्बली के इंतखाबात लड़ेंगे? ये तो नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो ख्याल है कि दहशतगर्दों को बुज़दिलाना मुसालियत के जरिए जेर किया जा सकता है, ये पूरा तजर्बा रिजेक्ट हो चुका है आज से 10 साल पहले, और इसको हमें दोबारा नहीं करना, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमने पिछली दफा जब जी खुरम साहब, खुरम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे। हुकूमत का जो मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ है उसकी सख्त मुखालफत कर रहे थे और समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर से डिले हो गए हैं। अब मालूम नहीं है कि अब इसकी क्या नई तारीख होगी, लेकिन हमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आती है, वो कानून साजी जो पंजाब हुकूमत ने पास की और इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं। क्या वजह है कि लोकल सतह के ऊपर जो इख्तियारात है वो मुंतकिल करने में हमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक जैसा ही रवैया नज़र आता है? इस पर तफसीली तौर पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पंजाब में एक बार फिर से बल्दियाती इंतखाबात नई कानून साजी की वजह से मुलतवी हो गए हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत पंजाब हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि 2 माह के अंदर वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल करे और दिसंबर में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इसके फौरी बाद हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ऐसा कानून लेकर आ गई कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ही बेमानी हो गया है। नई कानून साजी करते हुए पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर करवाया गया, जिसके निफाज से 2022 का एक्ट मनसूख हो चुका है। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा कि जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो अब एक्ट क्योंकि मंजूर हो चुका है, इसके तहत लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है, लिहाजा सूबाई हुकूमत को अब 3 से 4 हफ्ते दिए जाएँ इस सिलसिले में। इस ख़त का जवाब भी आया फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से दिया गया जो शेड्यूल था वो वापस ले लिया और अब सूबाई हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। नाजरीन, पंजाब में आखिरी बार दिसंबर 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, जिनकी मुद्दत 2021 तक थी। 4 साल से ये जो सूबा है पंजाब का, ये मकामी हुकूमतों के बगैर चल रहा है। इस दौरान 6 बार मकामी हुकूमतों के कवानीन में तब्दीलियाँ की गईं। ये तमाम हीले बहाने हमें देखने में मिले, लेकिन इसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें एक रुकावट ही बन गई बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते में। इलेक्शन कमीशन अब इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहरा रहा है, जबकि सूबाई हुकूमत जो है वो इंतज़ामी वजूहात सबके सामने रख रहे हैं। मौजूदा नून लीग की जो पंजाब हुकूमत है, इनकी बात करें या साबका PTI की पंजाब हुकूमत की हम बात करें,
बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इन दोनों का रवैया हमें एक जैसा ही नज़र आता है। PTI ने हुकूमत में आने के 1 साल बाद ही बल्दियाती निज़ाम को तहलील कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट से उस मामले के ऊपर रुजू किया गया था और फिर वहाँ से बहाल हुआ था। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उनका भी हमें रवैया उसी तरीके से नज़र आता है, जिस अंदाज में बड़ी एक टाइम कोऑर्डिनेटेड किस्म की कानून साजी की गई है, जिससे अब इलेक्शंस का मालूम नहीं कि कब हो पाएंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी हुकूमत आती है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से राह फरार क्यों इख्तियार करती है। क्या अब बल्दियाती इंतखाबात हो भी पाएंगे या गैर मुइना मुद्दत तक इनको मुलतवी समझा जाए। इस पर बात करने के लिए हमने आज माहिरीन को दावत दी है प्रोग्राम में। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप सरबराह हैं पिलडैट के इंतखाबी और आइनी मामलात के ऊपर हम आपकी माहिराना जो राय है वो अक्सर प्रोग्राम्स में शामिल करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपका। कंवर दिलशाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अहमद बिलाल साहब, ये जो हमें एक कोऑर्डिनेशन एक तरह से तो नज़र आती है बादियों नज़र में कि इलेक्शन कमीशन तारीख देता है बल्दियाती इलेक्शंस की, पंजाब हुकूमत कानून साजी कर लेती है, वो जवाज़ बनते हैं और अब डिले हो गया इलेक्शन। कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये एक तमाम पावर्स हम कह सकते हैं कि कंबाइन हो जाती हैं इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की जब बात आए। बहुत शुक्रिया। देखिए, यह तो बात सही है कि अगर कोई हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत न चाहे और वफाकी हुकूमत भी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की लोकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो ना चाहे कि इलेक्शन ना हो, तो उसके पास बहुत से हीले बहाने हैं, बहुत से रास्ते हैं जिनके जरिए से वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करती चली जाती है। लेकिन इस केस में मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त ये 2022 के कानून के तहत इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया, तो के 2025 का कानून स्टैंडिंग कमेटी से भी पास हो चुका था। तो मतलब यह है कि वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे था। तो उस मौके पे 2022 के कानून के तहत इलेक्शन करवाने का ऐलान करना वो जरा बेमानी सी बात लगती है। लेकिन अच्छा हुआ, उसके करने से ये हुआ कि पंजाब हुकूमत पे दबाव पड़ा और वो शायद थोड़ा सा डिले होता, उन्होंने फौरी तौर पे फिर इसको पास करवा लिया पूरी असम्बली से। अब लॉ बन गया है। अब जाहिर है कि वो दिसंबर में इलेक्शन तो नहीं हो सकते। 4 हफ्ते में अगर इन्होंने रूल्स बना भी लिए तो उसके बाद फिर 2 महीने के लिए डिलिमिटेशन होगी और फिर डिलिमिटेशन के बाद भी 1-2 महीने और लगेंगे। तो बाय दी समवट मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर सूबाई हुकूमतों की मर्जी हो तो शायद वो कहीं भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, लेकिन इस मौके पे शायद दबाव पड़ेगा उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का भी और शायद फिर अदालत का भी, और शायद मुश्किल हो जाए। तो गालिबन वो लोकल गवर्नमेंट जिस तरह का कानून आया उसे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क शायद ना हो, इसलिए वो इलेक्शन करवा भी लेंगे। माजिद निज़ामी साहब, क्या कहता है ये नया कानून, किस तरीके से स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है इस कानून के ज़रिए और जनरली लोकल इलेक्शंस को लेकर क्या सोच पाई जाती है इस वक्त की पंजाब हुकूमत में? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मामला ये था कि मुकामी हुकूमतों को कितने इख्तियारात देने चाहिए और सूबाई इख्तियारात में और मुकामी इख्तियारात में जो तवाज़ुन है वो किस तरह बरकरार रखा जाएगा ताकि सूबाई हुकूमत का जो रोब और दबदबा है और जो चीज़ें वज़ीर आला के गिर्द घूमती हैं कहीं वो नीचे मुंतकिल ना हो जाए। दूसरा मसला ये था कि चूँकि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन करवाने की कोई जल्दी नहीं है, तो जब दबाव पड़ा तो उस कानून बनाया गया है, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें मौजूद हैं कि जिनसे आप अगर हार भी रहे हैं तो आप नहीं हारेंगे और जीत आप ही का मुकद्दर होगी। हुक्मरान जमात उसको बहुत आसानी से मनूवर कर सकता है, उसमें अपने लिए आसानियां पैदा कर सकता है। जिस तरह से वार्ड सिस्टम ख़त्म करके 9 जो लोग हैं वो बराह रास्त मुंतखब होंगे। अब उसमें दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो ये सूरत हाल सामने आएगी ही नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए। जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी वोटिंग की बुनियाद पर 9 तक मुंतखब हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई मुस्लिम लीग नून की हार जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद फिर जब उसके अंदर मखसूस नशिस्तों के लोग शामिल हो जाएंगे तो वही अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन करवाएंगे। तो इस वक्त अगर किसी भी अवामी मकबूलियत को खतरा दरपेश था
तो निहायत महारत से और चालाकी से उसका सद्देबाब कर लिया गया है। इसलिए अब इलेक्शंस होंगे तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि उसके अंदर मुस्लिम लीग नून को कोई टफ टाइम मिलेगा या उन्हें किसी परेशानी का सामना होगा। उसकी वजह यह है कि कानून इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर हार जीत वाला जो बुनियादी मसला है वो खत्म किया जा चुका है। कंवर दिलशाद साहब, जितना भी कानूनी कवर हासिल हो, आज इलेक्शन कमीशन बार बार अपनी वजाहतें भी दे रहा है और जो उनके पास जवाज़ है वो तो सामने रख रहे हैं कानून साजी के हवाला देते हुए, लेकिन ये तासुर तो मज़ीद मजबूत नहीं हो रहा एक गठजोड़ के हवाले से, और फिर किराए फरार इख्तियार की जा रही है लोकल सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने के हवाले से। देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 3 साल से कोशिश करता रहा है और वो 3 साल से पहले दरमियान में परवेज इलाही की गवर्नमेंट भी आई, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट भी थी और अब दरमियान में केयर गवर्नमेंट भी आती रही, लेकिन सबके सामने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आप हमें कानून साजी करके हमें इंतखाबात कराने के लिए हमारे लिए तावन करें, मतलब, लेकिन बहरहाल किसी हुकूमत ने उनसे तावन नहीं किया। अगर वो कहना पड़ा चीफ इलेक्शन कमीशन को कि सूबाई हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है, वो बार बार उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया सरकारी तौर पर। अब जो आया है कल परसों, जो अभी जो सूबाई असम्बली पंजाब ने जो एक्ट पास किया है बल्दियाती एक्ट 2025, इसको अभी तो ज़ाहिर खातो खाल तो सामने नहीं आए हैं, जो अखबारात में हमने पढ़ा है उसका मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि ये आइन के आर्टिकल 141A की सरासर खिलाफ वर्जी है, उससे मुतसादम है। आइन ने जो इख्तियारात दिए हैं बल्दियाती इदारों को उसकी रूह की मुनाफी है। इसलिए लिहाज से कि तमाम जितने भी काउंसलर बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे वो सारे डिप्टी कमिश्नर के अंडर होंगे। तमाम फाइनेंशियल पावर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास होगी, सदारत कमिश्नर करेगा। तो ये तो एक बराए नाम एक बल्दियाती इदारे के होंगे, खर्चा भी करेंगे, लेकिन बहरहाल एक इदारा चल तो पड़ जाएगा, इख्तियारात हो या ना हो। इसी तरह से कोई ये कहना कि जनाब जो अब ये गैर जमाती इंतखाबात होंगे, ठीक है, गैर जमाती इंतखाबात आप करवा सकते हैं। 79 में जब जिया-उल-हक साहब ने भी बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे वो भी गैर जमाती थे, तो ये तमाम इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, गैर जमाती तो होते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर जो उम्मीदवार जो कामयाब होंगे, आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब होंगे वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी सियासी पार्टी में शमूलियत की रजामंदी जाहिर करेंगे, ये जो मंतक समझ नहीं आई। आप उनको आज़ाद ही रहने दें, गैर जमाती इंतखाबात होते रहते हैं। हमारी 1985 की जो असम्बली थी वो भी गैर जमाती थी, इसने बाकायदा गैर जमाती सिस्टम को रहने दें। अब ये कहना कि 30 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में अब शमूलियत इख्तियार करें, जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। अहमद बिलाल साहब, एक इनसिक्योरिटी की इंतहा नज़र आती है इसमें। साबिक PTI की हुकूमत का भी एक ये तो आता था सामने मौक़िफ़ के अनपॉपुलर होती है हुकूमत, और हमें नज़र आता था उस वक्त भी हीले बहाने गैर जमाती बुनियादों पर होना, फिर उसके बाद 30 दिनों के अंदर किसी भी कामयाब उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो सके। ये आइन से मुताबिकत रखता है स्ट्रक्चर जो इस कानून के तहत सामने आया है? देखिए, ये कुछ थोड़ी सी गलतफहमी भी है। ये जो गैर जमाती वाली बात है वो दुरुस्त नहीं है। ये आज अंसार अब्बासी साहब ने जो लिख दिया है उसकी वजह से तासुर पैदा हुआ है। ये जमाती बुनियाद पे होगा, गैर जमाती बुनियाद पे मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इसके बारे में कोर्ट के बड़े वाज़ेह फैसले हैं कि गैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन नहीं हो सकता। ये अगर वो फैसले ना होते और इनकी मर्जी होती तो शायद गैर जमाती कराते, सारे लोग ऐसे कराते, लेकिन ये वो नहीं करा सकते और जमाती बुनियाद पे ही होंगे। लेकिन इसका निज़ाम कुछ बड़ा मुख्तलिफ सा है। 9 लोग होंगे यूनियन काउंसिल के और वो हर एक वोटर का एक वोट होगा, तो जाहिर है वो एक वोट होगा तो एक पार्टी का ही जो उम्मीदवार होगा उसको ही मिलेगा ना। पार्टी कितनी भी मकबूल क्यों ना हो तो यूनियन काउंसिल में उसका एक ही उम्मीदवार कामयाब हो सके। तो ये इंतज़ाम कर दिया गया है ये जमाती बुनियाद पे, लेकिन उसको एक इस तरह से फैशन किया गया है कि उसमें किसी पार्टी को तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पुराने जो इसका एक पहला वर्जन था उसमें यह था कि डिप्टी कमिश्नर चेयर करेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को, लेकिन वो आप सिलेक्ट जो आपकी बात में फिर वो को चेयर हुआ
लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने वो भी खत्म कर दिया। डिप्टी कमिश्नर चेयर नहीं करेगा, अब वो इलेक्टेड लोग ही चेयर करेंगे और डिप्टी कमिश्नर उसका एक मेंबर होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो कंट्रोल है निज़ाम के ऊपर, वो किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लॉ के अंदर वो कमजोर नहीं होता, इसमें भी नहीं है। यानी वो जो मैनेजमेंट बोर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का, उसमें भी गवर्नमेंट के लोग जो ऑफिसर्स हैं उनकी अक्सरियत है और वही फैसला करवाएंगे, 5 चेयरमैन जो इलेक्टेड लोग होंगे। लिहाजा ये कमजोर कानून है बाकी सूबों के भी कवानीन की तरह, और ये हम पैटर्न देखते हैं बड़ी मुद्दत से। कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई सही माने में कोई मीनिंगफुल, कोई इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट बने। वो मजबूरी के तहत फिर वो कर लेते हैं एक चीज को पूरा करने के लिए। अब ये आपके बात के अंदर भी तो यही हो रहा है ना कि जब वो 50 यूनियन काउंसिल थी और वो इलेक्शन कमीशन ने उसकी डिमार्केशन कर दी, तो डिमार्केशन करते ही तब्दीली कर दी कि नहीं 100 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। फिर दोबारा से डिमार्केशन शुरू हुई, जब वो खत्म हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में 125 होनी चाहिए। तो ये 4-5 दफा लॉ तब्दील हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जिद होके इसका ऐलान भी किया है। तो भारत ये पावर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये माजिद निजामी साहब जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। पावर कोई नहीं है, लेकिन क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस बारे में मैं यकीन नहीं है। मेरे ख्याल में जो कुछ है वो इस तरह से लिखा गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल की तो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, लेकिन वो कोई इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट शायद ना बन। माजिद साहब, पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सी बहस हम सुनते आए हैं। मुल्क में नए सूबे बनाने के हवाले से भी एक बहस छेड़ी गई, बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के हवाले से कोई अलबत्ता बहस अब नहीं छेड़ी जाती है। क्या वजह है कि इसको सियासी जमातें सीरियस नहीं ले रही कि ये एक वे आउट हो सकता है कि तमाम जो दूसरी बहस शुरू हो जाती है निज़ाम को यकसर तब्दील करने की, उससे बचा जा सके? जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों का ही मसला है, और उसकी वजह यह है कि इस हवाले से जो मसाइल में इजाफा हुआ है वो NFC अवार्ड के बाद से हुआ है, 18वीं तरमीम के बाद से, कि जब मरकज से इख्तियारात सूबों के पास चले गए और नीचे से जनरल मुशर्रफ की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई और वहाँ से इख्तियारात भी सूबों में आ गए। तो सूबे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, और इसकी कई दफ़ा इस खदशे का इजहार भी किया जाता है। असूलन तो ये होना चाहिए था कि सूबे से इख्तियारात को नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल बॉडी पर मुंतकिल किया जाना था। जिस तरह हम इसको मुकामी हुकूमत कहते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा एम्पावर होना चाहिए था। इसमें हमारे सामने जनरल मुशर्रफ का जो मॉडल है उसमें हमें ये देखने को ज़रूर मिलता है कि वहाँ पर इस चीज़ का कुछ ना कुछ ख्याल रखा गया। बाकी जब निज़ामों से हम उसका मवाजना करते हैं तो कुछ बेहतरी लगती है, लेकिन उसके बाद जानते बूझते हुए इस पूरे के पूरे निज़ाम को कट टू साइज किया गया। उसकी वजह यह है कि जो सूबाई काबीना है, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, उनकी जानिब से जो इख्तियारात हैं, उनकी जो तकसीम है, शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और वो बड़े नॉमिनल से, बड़े बराए नाम से जो इख्तियारात हैं वो यूनियन काउंसिल्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को दिए जा रहे हैं, और इसी बुनियाद पर कोई नहीं चाहेगा कि वो उस निज़ाम का हिस्सा बने। ये बात तो दुरुस्त है कि एक आईनी ज़रूरत आप पूरी कर लेंगे और उसकी बुनियाद पर आप ये बता सकेंगे कि हमारे पास जो 3 टियर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इख्तियारात के मामले में बिल्कुल ये मसला मौजूद है कि वहाँ पर जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो और जो मुकामी नुमाइंदे हैं उनके अंदर एक अदम तवाज़ुन की बिल्कुल कैफियत होगी। कंवर साहब, हम देखते हैं सैलाब में जहाँ लोकल नुमाइंदों को मौजूद होना चाहिए, वहाँ पर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव होती हैं या वज़रा मौजूद होते हैं। आपकी नज़र में क्या सोच या हम इनसिक्योरिटी भी इसको कह सकते हैं पाई जाती है इस मामले को लेकर सियासी जमातों में? देखिए जी, बल्दियाती सिस्टम के लिए मैंने भी तकरीबन 105 ममालिक का मैंने स्टडी किया है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले, बल्दियाती सिस्टम के हवाले से मैंने थोड़ी किताबें भी लिखी हुई है जिसका नाम है बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो आपकी बातें जो हो रही हैं ये एक कैमोफ्लाजिंग हो रही है। असूली तौर पर हुकूमतें क्यों इनके मामले में मुदाखलत करती है? कुछ जिस तरह आइन ने इजाज़त दी है, आइन के आर्टिकल 141A में, कि जनाब इनको तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे ग्रास रूट लेवल से लेकर अप लेवल तक।
उसके लिए बीच में डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, इन तरह की जो ब्यूरोक्रेट जो है, ये लोगों को बीच में बैठा के इनकी क्या असलियत रह जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी है बात, ठीक है गैर जमाती इंतखाब होना कोई ऐसी बात है, ठीक होता है, गैर जमाती इंतखाब करवाएं। अब ये कहना जो मेरी नज़र में तो दुरुस्त नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, तो फिर तो सारा रूह जो है गैर जमाती खत्म हो गया ना। वो तो ये इसी तरह की मामलात ज़ियाउल हक साहब ने भी की थी कि जब 79 में जब उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात करवाए, तो उस टाइम जो पीपल पार्टी जो सबसे बड़ी जमात थी उस वक्त 79 के हिसाब से, तो उन्होंने अवाम दोस्त के नाम से पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए और 90% कामयाब हो गए। तो ज़ियाउल हक साहब ने तमाम का तमाम इलेक्शन ही करदम करार दे दिया। ये सूरत हाल है हमारे साथ पेश आ रही है 79 से। लेकिन सबसे बेहतरीन सिस्टम जो था वो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। अहमद बिलाल साहब इस पर एग्री करेंगे, हमारे साथ काम करते रहे। तो वो उन्होंने जनाब जो 79 जो परवेज मुशर्रफ ने जो दिया था एजुकेशन प्लान, उस पर तमाम इख्तियारात जो थे नाज़िम के पास थे। यानी ये SP, DSP, DIG सब की ACR भी नाज़िम लिखते थे, यहाँ तक कि जितने भी 36 महकमे उनके अंडर थे उनके तमाम ACR भी नाज़िम लिखता था। एक बेहतरीन सिस्टम लेकर वो चले थे। बाद में जब उनकी इक़्तिदार खत्म हो गया तो वो भी सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो आज तक अभी तक कंट्रोवर्शियल बनता आ रहा है। कोई जमात जो भी है इस पर मुतफ़िक नहीं हो रही। ख्वाहिश में तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी आती रही, उन्होंने भी कोई मिसाली काम नहीं किया इस लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। ये सारी चीज़ें हम देखते नजर आ रहे हैं। अब ये जो आया, ये अभी जो सिस्टम आया है, ये जनाब शहबाज शरीफ जो थे वज़ीर-ए-आला पंजाब, तो उन्होंने ये 2017 में यही चीज एक्ट पास किया था। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसको कलदम करार दे दिया था। तो ये सारी चीजें हालात के सामने नजर आ रही है। अब भी चलो एक बन गया आपका प्रोग्राम में, हम यही कहेंगे कि चले जैसा भी है अब ये सिस्टम को चलने दें। जब ये सिस्टम आ जाए, इंतखाबात हो जाए, तो फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तरमीमें करते रहें, लेकिन बहरहाल इंतखाबात करवा दें। इसमें आप कोई बहानेबाजी ना करें। 1 महीने में आपके जो बल्दियाती इदारों की जो डिलिमिटेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन मुमकिन है 2 माह लग जाए, क्योंकि इसमें मुकदमेबाजी भी होंगे, लोग मुकदमे भी करेंगे। इस लिहाज से ये सारा मामला मुझे नजर आ रहा है कि अप्रैल मार्च में रमजान का महीना खत्म होगा, फिर अप्रैल में जो है बल्दियाती इंतखाबात होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपकी वसातत से अहमद बिलाल साहब बैठे हुए सारे, इस सिस्टम को चलने दें। आप इसमें बाद में तरमीम करवा लें। जैसे जैसे मामले बदलते जाएंगे, तरमीमें होती जाएंगी, लेकिन इंतखाबात करवाना जो है ये जमहूरियत के मुताबिक तो साबित होगा। ये बड़ी अहम बात है। अहमद बिलाल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। अब आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं या हम गैर मुइना मुद्दत तक इसको मुलतवी समझे, और कैसा है ये पंजाब की आबादी के लिहाज से, पाकिस्तान के सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है पंजाब, उसके लिए, उसके अवाम के लिए, उनके मसाइल के हवाले से? मैं कमर साहब की इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि खा वो कमजोरी क्यों ना कानून हो, उसके मुताबिक इलेक्शन होने देने चाहिए। इलेक्शन हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट का सफर चलता रहेगा, लेकिन किसी आइडियल निज़ाम की तलाश में इसको आगे पोस्टपोन कर दें, डेफर कर दें, ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो कानून पास हो चुका है, एक बड़ी रुकावट थी जो दूर हो गई है। अब ये रूल बनने हैं, 1 महीने में नहीं बनेंगे तो 1.5 महीने में बन जाएंगे। उसके बाद ये डिमार्केशन है जो इलेक्शन कमीशन ने कर दी है वो 2 माह में कर देगी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। और ये जो ये कहा गया है ना कि वो 30 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में ज्वाइन करें, तो मैंने कानून का ये जो गवर्नर साहब की मंजूरी के बाद ये जो नोटिफाई हो गया है ये कानून, तो मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। तो उसमें अल्फाज है मे के, दी मेंबर्स मे ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ देयर चॉइस इन 30 days, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो अपनी पसंद की पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। अगर वो ना ज्वाइन करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो जो रिजर्व सीट्स वगैरह होती हैं उसमें उनके वोट की कोई अहमियत नहीं होगी। तो ये उसका मतलब है। लेकिन जैसा भी है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये इलेक्शन होने चाहिए और मेरा ख्याल में हो जाएंगे। अप्रैल में ना हुए तो जून तक हो जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल में अगला बजट आने से पहले पहले इसके इलेक्शन हो जाने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को भी ये दबाव कायम रखना चाहिए और याद दहानी कराते रहना चाहिए, क्योंकि अब एक ही सूबा है जिसके अंदर इलेक्शन नहीं हुए। तो ये यकीनी बनाए इलेक्शन कमीशन
कि यहाँ पे भी इलेक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, कंवर दिलशाद साहब और माजिद प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, एक राय कॉमन थी कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पंजाब हुकूमत लेकर आई है, ये कमज़ोर कानून है। ये बादी नज़र में एक राय फरार नज़र आती है इख्तियारात की मुंतकिली के हवाले से, और ये कहा गया इस प्रोग्राम में कि अब इलेक्शन कमीशन का ये इम्तिहान होगा कि वो इलेक्शन कैसे यकीनी बनाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।